एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लैंग्वेज 2 के लिए 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आज का आप लोगों का ये सेशन होगा। फाइनल टाइम पे रिवीजन के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप सबसे पहले अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिएगा ताकि सभी लोग इसको लास्ट टाइम पे देखें और हो सकता है कि यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन देखने को आपके पेपर में आपको मिल जाए। तो यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो हम कवर करेंगे। मैं सारा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, केवल हम राइट आंसर पे यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के इस कंप्लीट सेशन की। कम समय में सारे क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश मैं करूंगी। तो चलिए फिर लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से पहला प्रश्न कहता है व्हाट रोल डज द प्लेराइट प्ले। प्लेराइट का रोल क्या है? तो ये क्वेश्चन आपका आया है ड्रामा से। ड्रामा में प्लेराइट कौन होता है? जो लिखने वाला होता है। यानी कि अगर आपसे पूछेगा कि राइटर कौन है या पूछेगा ऑथर कौन है तो आंसर क्या बनेगा? प्लेराइट बनेगा। इसको हम ड्रामेटिस्ट भी बोलते हैं। तो फर्स्ट का आंसर क्या बना? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है it has death or mourning at its theme and the thoughts and feelings are expressed in contemplative rather than exalted mood। क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? एलिजी, एपिक, क्लासिकल सोनेट या शॉर्ट स्टोरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या बनेगा? यहाँ पे जो बात की गई है वो डेथ की गई है, मॉर्निंग की बात की गई है। यानी कि यहाँ पर हम एलिजी की बात कर रहे हैं। एलिजी जो है जो कि किसको दिखाता है? लेमेंट को दिखाता है। और एलिजी जो है वो कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड एलेगोस से आया है। ठीक है, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाकी क्लासिकल सोनेट को क्या कहा जाता है? इटालियन सोनेट भी कहा जाता है, पेट्रार्कन सोनेट भी कहा जाता है। तो इसमें आपका ऑक्टेव और सेस्टेट पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या बना? इस क्वेश्चन का ए बना। आगे है व्हेन डिड द कम्युनिकेटिव अप्रोच स्टार्ट। कब शुरू हुआ था कम्युनिकेटिव अप्रोच? तो कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है, जो कम्युनिकेटिव जो पूरा जो कंसेप्ट दिया था इसका, वो किसने दिया था? डेल हाइमिस ने दिया था। चाइना और जापान इसको माना जाता है। ठीक है, और आपके लास्ट ईयर पेपर में जो आंसर माना गया था वो चाइना और जापान को माना गया था। तो ये आप याद रखना है आपको। और ये 1970s के करीब आया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या बनेगा इस क्वेश्चन का? ए बनेगा करेक्ट। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिव अप्रोच इंपॉर्टेंट टू। कम्युनिकेटिव अप्रोच किस चीज में ज्यादा इंपॉर्टेंट है? प्रमोट इंटरेक्शन एंड हाई कॉग्निटिव डिमांड एक्टिविटी, प्रमोट प्रैक्टिस ऑफ सिंपलर स्ट्रक्चर्स, प्रमोट लर्निंग फॉर्मल लैंग्वेज या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है वो सबसे ज्यादा प्रमोट किसको करता है? इंटरेक्शन को करता है। ठीक है, हम कभी भी प्रैक्टिस पे फोकस नहीं करते हैं, ना ही हम स्ट्रक्चर्स पे फोकस करते हैं, फॉर्मल लैंग्वेज पे भी फोकस हमारा नहीं होता है। तो ऑल ऑफ दीज भी यहाँ पर नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या बना यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे। रेमेडियल टीचिंग कैन बी डन यूजिंग। क्या यूज करके हम रेमेडियल टीचिंग को यूज करते हैं? लेक्चर, ट्यूटोरियल, असाइनमेंट या प्रोजेक्ट। तो रेमेडियल टीचिंग कैन बी डन यूजिंग ट्यूटोरियल मेथड। तो यहाँ पर आंसर क्या बना? ऑप्शन बी। ट्यूटोरियल मेथड जहाँ पे टीचर जो है बच्चों को क्या करता है? इंडिविजुअली क्या करता है? उनको एक ट्यूटोरियल क्लासेस देता है ताकि उनके लर्निंग के गैप जो भी हैं उनको क्या किया जा सके? दूर किया जा सके। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन फोकस इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम में एंड प्रोडक्ट पे फोकस जो है वो कौन सा इवैल्यूएशन यहाँ पे करेगा? तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? जब भी हम एट द एंड की बात करते हैं, ऑफ लर्निंग की बात करते हैं, तो हमारा आंसर क्या बनता है? वहां पे समेटिव बनता है। समेटिव इवैल्यूएशन का मतलब क्या है? जो प्रोडक्ट को बताए। ठीक है, जो आपके अचीवमेंट को बताए, जो अटेनमेंट को बताए, जो कि वैल्यू को बताए, या फिर जो जज कर दे, जजमेंट को बताने वाला समेटिव होता है। तो समेटिव आपका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। Which of the following is true about communicative language teaching? कौन सा यहाँ पे communicative language teaching के बारे में बिल्कुल सही है? Each and every student can be benefited by with it. The emphasis on the mastery of language. तो यहाँ पर देखो हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे हर बच्चा बेनिफिट होता है इंडिविजुअली। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि बच्चा बेनिफिट होता है इंडिविजुअली यहाँ पे। ठीक है, तो टीचर का डिपेंडेंस नहीं होता, स्ट्रक्चर्स पे फोकस नहीं करेंगे और मास्टरी ऑफ लैंग्वेज पे फोकस हम नहीं करते, फॉर्म पे फोकस हम नहीं करते। सो दीज आर सम नेगेटिव वर्ड्स, ओके, विच यू शुड अवॉइड। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो पॉजिटिव यहाँ पर फीचर होगा। नेक्स्ट है
बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ का मतलब क्या होता है, तो इस इडियम का आपको मीनिंग बताना है। टू हर्ट समवन, टीथ स्लो हेल्थ ऑफ एन एनिमोलर अ पर्सन। तो यहाँ पे देखो बोला गया है कि बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, इसका मतलब होता है इन अ वेरी नैरो मार्जिन, कोई भी नैरो मार्जिन से होना, मतलब बहुत ही ज्यादा कम या बड़ी ही मुश्किल से किसी चीज में सफलता प्राप्त करना, वहां पे हम यूज करते हैं बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। जैसे कि मैं बोलूं कि वो जो है फेल होते होते पास हो गया, ठीक है, तो वो कैसे पास हुआ है, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच क्वेश्चन मार्किंग विल बी मोर रिलायबल, इनमें से कौन सा ऐसा टेस्ट है जहां पर क्वेश्चन का जो मार्किंग है वो सबसे ज्यादा रिलायबल होगा। तो रिलायबिलिटी सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, हमने पढ़ा था कि रिलायबिलिटी सबसे ज्यादा हमारे मल्टीपल चॉइस में पाई जाएगी। मल्टीपल चॉइस क्या होते हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में सबसे ज्यादा रिलायबिलिटी पाई जाती है। रिलायबल का मतलब होता है जहां पे अंकों की क्या हो, मार्क्स की कंसिस्टेंसी हो, ठीक है, मार्क्स की क्या हो, कंसिस्टेंसी हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। नेक्स्ट है 10 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रक्शनल अडेप्टेशन इन रेमेडियल इंस्ट्रक्शन, कौन सा यहाँ पे रेमेडियल इंस्ट्रक्शन में एक इंस्ट्रक्शनल अडेप्टेशन नहीं होगा, नॉट बताना है, ठीक है। तो फटाफट से देखो क्या होना चाहिए, स्केप फोल्डिंग करना, तो बिल्कुल ठीक है, हम क्या करते हैं, स्केप फोल्ड देते हैं, हेल्प देते हैं, सहायता देते हैं बच्चों को, ठीक है। लेवलिंग एंड चंकिंग करना मटेरियल को, चंक मतलब कि पार्ट्स में तोड़ तोड़ के सिखाना, किसी चीज को पार्ट्स में सिखाना। तो यहाँ पर फीडबैक भी दिया जाता है, ऑनगोइंग असेसमेंट भी किया जाता है, तो यहाँ सी वाला नहीं होगा। हम बहुत ज्यादा चैलेंजिंग टास्क बच्चों को नहीं देते हैं रेमेडियल टीचिंग के अंदर, ओके। आगे बढ़ेंगे, द डिफरेंट साउंड इज, अब डिफरेंट साउंड देखो क्या होना चाहिए, तो फटाफट से देख लो क्या होना चाहिए, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो फ्लावर, फ्लावर, टार और फ्लोर, फ्लोर, तो यहाँ पे जो फ्लोर है उसका जो साउंड है वो क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। फ्लोर का जो साउंड है वो डिफरेंट यहाँ पे होगा, बाकी तीनों का जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कहीं ना कहीं दोनों का, फ्लावर एंड फ्लावर का ट्रांसक्रिप्शन जो है वो सेम होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डैश दे हैड नो प्रॉपर इलेक्शन कैंपेन, दे वॉन द इलेक्शंस। अब यहाँ पे 12 क्वेश्चन में क्या आना चाहिए, सिंस, ऑल्दो, एज या नीदर। तो यहाँ पे है डैश दे हैड नो प्रॉपर इलेक्शन कैंपेन, उनके पास कोई प्रॉपर इलेक्शन कैंपेन नहीं था, फिर भी वो क्या हो गए, दे वॉन द इलेक्शन, फिर भी वो मैच जीत गए हैं। यानी कि हम यहाँ क्या यूज करेंगे, ऑल्दो, ठीक है। ऑल्दो मतलब यद्यपि उनका कोई जो है कोई कैंपेन नहीं था, फिर भी वो जीत गए, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे किसी भी सेंटेंस में कंट्रास्ट बता रहा है, ठीक है। तो दो या ऑल्दो यहाँ पर क्या होता, करेक्ट आंसर हमारा होता। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे, चूज द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्लक। प्लक का करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन आपको बताना है, तो देख लो यहाँ पे प्लक में ऊ की साउंड नहीं आती है, यहाँ पे ए ई जो है ये ए के लिए होता है, प्लैक भी नहीं होगा। यहाँ पे ए जो है ये आ के लिए होता है, प्लाक भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या बना, पी एल, और ये जो कट है ये आपका अ के लिए होता है, ठीक है, जो कम समय के लिए हम बोलते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या बना, 13 का ए आंसर करेक्ट बना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एफ्रिकेट। अब एफ्रिकेट साउंड इसमें से कौन सा है, ठीक है। तो हमें पता है कि एफ्रिकेट की संख्या इंग्लिश में क्या है, 2 है। तो फटाफट से देख लो कौन सा एफ्रिकेट होगा, एक तो आपका च होता है, ठीक है, और एक जो होता है एफ्रिकेट वो ज होता है। एफ्रिकेट की संख्या 2 है, और एफ्रिकेट क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। किसका कॉम्बिनेशन होता है, ये एफ्रिकेट जो है वो प्लोसिव्स एंड फ्रिकेटिव का कॉम्बिनेशन होता है। ये शुरू होते हैं प्लोसिव के जैसे और खत्म कैसे होते हैं, फ्रिकेटिव के जैसे होते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्लोसिव्स एंड फ्रिकेटिव इज आल्सो नोन एज एफ्रिकेट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, ओके। आगे बढ़ते हैं, 15 क्वेश्चन देखेंगे। 15 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीए। आईपीए की फुल फॉर्म बतानी है, फटाफट देखो क्या लग रहा है आईपीए की फुल फॉर्म। तो आईपीए की फुल फॉर्म क्या होगी आपकी, तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा आपका, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन के लिए, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट विल बी राइट। तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू द
प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ कॉन्सोनेंट। तो देखो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन एंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, और प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में कौन सा ऐसा कॉन्सोनेंट है जो टाइप में नहीं आएगा, ठीक है। तो एक होता है आपका बाइलिबियल। बाइलिबियल का मतलब होता है जहां पे आपके दो लिप्स का कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, आपके दो लिप्स के कॉम्बिनेशन से जो साउंड प्रोड्यूस होती है, जैसे प, ब, म, ऐसे मैंने बोला, तो ये क्या है, बाइलिबियल है। डेंटल क्या होता है, जहां पे आपका टीथ आ जाता है, ठीक है। डेंटल आपके दो होते हैं, एक होता है आपका थ और एक द, ये दो क्या है, डेंटल है। वेलर साउंड क्या होता है, जो आपके सॉफ्ट पैलेट से होता है, टंग और सॉफ्ट पैलेट का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे पब्लिक जो है ये कोई भी टाइप ऑफ कॉन्सोनेंट नहीं होगा। ओके, तो आंसर क्या बना इसका, डी बना। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग फोनेटिक कोडिंग, ग्रामर, रोट मेमोराइजेशन, उसके बाद दिया हुआ है इन्फेरिंग, लिंग्विस्टिक रूल्स एंड पैटर्न्स एक्सेट्रा शुड बी डेवलप्ड इन द स्टूडेंट्स। कौन सा प्रिंसिपल है जिसके अनुसार ये सारी चीजें हमें क्या करना है, डेवलप इनको करना है। तो ग्रेडेशन होगा, एटीट्यूड का सिद्धांत है, रीइंफोर्समेंट है, या फिर प्रोपोर्शन है। तो हमें पता है कि ये लैंग्वेज एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, जहां पे बच्चा ग्रामर भी सीख रहा है, रोट मेमोराइजेशन भी उसको करवाई जा रही है, एंसर कर रहा है चीजों को, अर्थ को निकाल रहा है, यहाँ पर वो फॉर्म फोकस भी सीख रहा है, और उसको कोडिंग भी सिखाई जा रही है, लिंग्विस्टिक रूल सिखाए जा रहे हैं। तो ये लैंग्वेज एप्टीट्यूड का सिद्धांत होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 18 क्वेश्चन है, डैश यू ओपन द विंडो अ बिट प्लीज। अब यहाँ पर आप किसी से क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट के लिए हम बहुत सारे मॉडल्स का यूज करते हैं। यहाँ पर क्या बनेगा, ऑप्शन ए बनेगा। कुड यू ओपन द विंडो अ बिट प्लीज, आप किसी से बहुत ही ज्यादा पोलाइट तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। शुड का यूज हम एडवाइस के सेंस में कर सकते हैं, मे का यूज भी हम परमिशन लेने के लिए, ठीक है। आपको किसी से फॉर्मल परमिशन लेना है तो हम मे का यूज कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी बताना है तो हम मे का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ आंसर क्या बना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट क्लासरूम्स इन इंडिया आर मल्टीलिंगुअल एंड दिस नीड्स टू बी सीन एज डैश बाय द टीचर। अब यहाँ पे बोला गया कि बहुत सारे ऐसे क्लासेस हैं जो इंडिया में मल्टीलिंगुअल हैं। तो क्लासेस को, एक टीचर को मल्टीलिंगुअलिज्म को कैसे देखना चाहिए, तो ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बनेगा, जहां पे ये पूछा जाएगा कि मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है। तो मल्टीलिंगुअलिज्म ऑलवेज एक टूल की तरह काम करता है, ठीक है। तो मल्टीलिंगुअलिज्म में अगर टूल आएगा या फिर एक रिसोर्स आ जाएगा, ठीक है, तो रिसोर्स आ जाएगा तो भी आंसर आपका सही है। अगर आपका एसेट आ गया तो भी आंसर सही है, स्ट्रैटेजी आ गया तो भी आपका आंसर ठीक होगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, सब पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या बना, ऑप्शन बी बना। नेक्स्ट बढ़ेंगे। फाइंड द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन फॉर द वर्ड यूजुअल। अब यूजुअल जो वर्ड है इसमें आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बताना है 20 क्वेश्चन में। तो इसमें आप देखो ध्यान से, यूजुअल में आपका ना श ज वाला साउंड आ रहा है, ठीक है। यूजुअल श ज का साउंड आ रहा है। तो ये जो श ज वाला साउंड होता है ये आपका किस में आता है, ये तो आपका अर वाला हो गया। जैसे मैं बोलूं बर्ड, तो बर्ड में अर वाला साउंड जो है, ठीक है, ये आपका स के लिए होता है, और ये आपका श ज के लिए होता है, और ये आपका श के लिए होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या बना, ऑप्शन बी बना। ये वाला जो आप जेड देख रहे हो ये किस में है, जैसे कि मेजर में बोलूं, ठीक है, मेजर, यूजुअल, प्लेजर, ऐसे वर्ड्स में ये वाला साउंड होता है, ठीक है। आगे बढ़ते। 1000 रुपीज डैश हाई प्राइस टू पे। अब 1000 रुपीज के साथ कौन सी वर्ब आएगी वो आपको बताना है। तो ये जो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है ना, वो ये कहता है कि जब भी आपका बात की जाए ना, मनी, किसी मनी की बात की जाए, किसी यूनिट की बात की जाए, कोई डिस्टेंस की बात की जाए, अगर हम इसे एज अ होल यूज कर रहे हैं तो ऑलवेज वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगी। जैसे रुपीज की बात हो गया, $5, मैं बोलूं 100 रुपीज, 1000 रुपीज, या फिर मैं बोलूं 100 किलोमीटर। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही ऑलवेज आती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। We haven't seen Mohan dash he arrived from London। अब यहाँ पर कौन सा आएगा करेक्ट, आपको लिंकिंग वर्ड यहाँ पे बताना है। तो we haven't seen Mohan dash he arrived from London as, until, unless या since। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया कि भाई मैंने मोहन को तब से नहीं देखा है जब से वो लंदन से आया है। तो यहाँ पर सिंस का यूज हम कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर हम किसी टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंस के साथ जाएंगे। सिंस का उपयोग हम रीजन देने के लिए भी करते हैं, ठीक है, एंड सिंस का उपयोग हम समय के सेंस में भी करते हैं, टाइम वगैरह को बताने में भी करते हैं। कोई पर्टिकुलर टाइम को बताने के लिए हम सिंस का यूज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे।
23 क्वेश्चन है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस रेफर्स टू। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस क्या होता है, तो फटाफट देख लो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस क्या होगा। इसका सबसे पहले इसकी बात किसने की थी, चॉम्स्की ने की थी। और ये जो है आपके कम्युनिकेटिव अप्रोच में भी आता है, ठीक है, कम्युनिकेटिव अप्रोच का ये हिस्सा है। और यहाँ पर दोनों की बात की जाती है, चाहे हम ग्रामर के ज्ञान की बात करें या हम वोकैबुलरी की बात करें, दोनों को फोकस लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस में किया जाता है। लिंग्विस्टिक का सिंपल सा मतलब क्या है, जो भाषा है, जैसे इसमें शब्द आ गए, वोकैबुलरी आ गई, प्रोनाउंसिएशन आ गया, जितनी भी स्किल्स है सारी चीजें यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे आते हैं 24 क्वेश्चन है, द ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ टेक्निक ऑफ ड्रामा इज अब ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंदर आपको बताना है कि इसमें क्या होगा। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, जहां पे एक सिंगल पर्सन क्या कर रहा है, स्पीच को दे रहा है, ठीक है। तो डायलॉग विद सेल्फ बाय द कैरेक्टर, तो ठीक है कि वो खुद से यहाँ पे डायलॉग करता है। ऑडियंस यहाँ पे होती है, इट इज फॉर ऑडियंस, बिल्कुल ऑडियंस यहाँ जो भी होती है वो इस मोनोलॉग को सुन सकती है, उसे ऑडियंस को पता रहता है कि इसके दिल में क्या है, क्या ये बोल रहा है, ठीक है। और ये जो है इनरमोस्ट फीलिंग को एक्सप्रेस करता है स्टेज पे। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस के साथ हम जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर डी बना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो ये ऑप्शन दिया हुआ है ना, ये आई थिंक मोनोलॉग से ज्यादा ना सनी लेखवी की बात कर रहा है। तो यहाँ पर सनी लेखवी को आप कर लो, ठीक है। सनी लेखवी में यही चीजें होती है कि वो सेल्फ से बात करता है, ऑडियंस सुन सकती है, और उसकी जो इनरमोस्ट फीलिंग है ना वो एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करेक्शन कर रही हूँ कि इसमें आपका सनी लेखवी होगा, ठीक है। यहाँ पे मोनोलॉग से ज्यादा बेटर ऑप्शन क्या होगा कि ये सनी लेखवी की बात कर रहा है, ठीक है। मोनोलॉग में भी होता है लेकिन सनी लेखवी विल बी मोर एप्रोप्रिएट। मोनोलॉग में अदर कैरेक्टर कहीं ना कहीं इसको रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, द वर्ड रोज इनटू इट्स फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। अब आपको रोज का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बताना है, तो फटाफट से एलिमिनेट करो जो भी आपके अदर सिंबल्स हैं जो नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो ये जो ए होता है ये आ के लिए होता है, तो ये हुआ नहीं, ठीक है। उसके बाद ऊ दिया हुआ है, ये ऊ बड़े ऊ की मात्रा नहीं होगा। ये जो दिया है वो ओ के लिए दिया है, रोज। तो यहाँ पर आंसर क्या बना, ऑप्शन बी बना, ठीक है। इस क्वेश्चन का क्या जवाब है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, द डैश इंप्लाइज दैट वन इज टू proceed simultaneously from many different points towards to the one and the same end। अब यहाँ पे कौन सा ये प्रिंसिपल है, थोड़ा सा इसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है। कौन सा प्रिंसिपल है, मोटिवेशन है, मल्टीपल लाइन अप्रोच है, वोकैबुलरी है, या ये सिलेक्शन है। तो यहाँ पे साइमल्टेनियसली जब हम प्रोसीड करते हैं सेम एंड की तरफ, तो दिस इज रिलेटेड टू मल्टीपल लाइन अप्रोच। मल्टीपल लाइन अप्रोच का सिंपल सा मतलब है कि आपके पास ना बहुत सारे अप्रोचेज है। जैसे आपके पास फंक्शनल अप्रोच है ग्रामर को पढ़ाने का, फॉर्मल अप्रोच है, कम्युनिकेटिव अप्रोच है, ठीक है, या फिर मैं बोलूं लेक्सिकल अप्रोच है। आपके पास जितनी अप्रोचेज हैं, आप सबको क्या करते हो, मिक्सअप करके सिखाते हो, सबको आप अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ लर्नर सिखाते हो, उसको हम मल्टीपल लाइन अप्रोच कहते हैं। बहुत सारे मेथड्स को और अप्रोचेस को कंबाइन करके पढ़ाना, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्या है, इंग्लिश में प्रिंसिपल है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, द अवेयरनेस ऑफ कल्चरल कन्वेंशंस corresponds to। अब यहाँ पे ये किससे संबंधित है, कौन सा कॉम्पिटेंस है ये, द अवेयरनेस ऑफ कल्चरल कन्वेंशंस। कल्चरल की बात की जा रही है कि जहां पे आपकी अवेयरनेस है एक कल्चरल कन्वेंशंस की, जो लैंग्वेज है एक कल्चर में जो भाषा यूज होती है उसकी अवेयरनेस होना, तो इसको हम सोशियो लिंग्विस्टिक्स कहेंगे, ठीक है। तो इसका सी हो जाएगा। लिंग्विस्टिक जो होता है वो आपके LSRW स्किल से संबंधित है, ग्रामर से संबंधित है और वोकैबुलरी से संबंधित होता है। स्ट्रेटेजिक क्या होता है कि हाउ यू आर यूजिंग अ लैंग्वेज इन अ सराउंडिंग और इन अ वाइल कम्युनिकेशन ऑल्सो। डिस्कोर्स का मतलब क्या होता है कि आप जो भी यूज कर रहे हो, इफ यू आर यूजिंग एनी लैंग्वेज और राइटिंग स्पीकिंग, आप क्या कर रहे हो कि जो भी आप बात कह रहे हैं वो लॉजिकल है, वो क्या है आपका उसको हम कहते हैं कि वो कॉम्प्रिहेंशन लायक होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या बना, ऑप्शन सी बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिप्थोंग इज अ। फटाफट आंसर करेंगे इसका। 8028 क्वेश्चन में डिप्थोंग क्या है। तो डिप्थोंग के बहुत सारे अलग अलग नेम हैं जो आपको याद रखना है। इसको पहली बात हम क्या कहते हैं, ग्लाइड कहते हैं, ठीक है। ग्लाइड भी कहते हैं इसको हम डबल भी कहते हैं, इसको हम इम्प्योर भी बोलते हैं। संख्या कितनी है, 8 है, ठीक है। और प्योर वॉवल्स क्या होते हैं, इनको हम मोनोफ्थोंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोफ्थोंग्स बोलते हैं। इनको हम सिंगल वॉवल साउंड भी बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, इसका आपको बताना है क्या होगा। तो RAIS दिया हुआ है, तो सिंपली आप देखोगे कि राइस बन रहा है, ठीक है। RAIS में पीछे स है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ये राइस का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ये जो है ये आपका राइज हो जाएगा, इसके पीछे ज आएगा, ठीक है, राइज। और ये तो आपका क है और रेस होगा नहीं, तो यहाँ पर आंसर क्या बना, ऑप्शन बी बना। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे, 30 क्वेश्चन है। द वर्ड चेन का ट्रांसक्रिप्शन आपको बताना है। यहाँ पे चेन का ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, तो देख लो फटाफट से क्या आंसर होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस को ध्यान से देखिए तो यहाँ पर जो च है उसका जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसे होता है, और उसके बाद EI जो है इसको A ही बोला गया है, तो चेन हो जाएगा इसका करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस को आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, कहता है कि जैम का करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन क्या है। तो यहाँ पे ये इसको जैम बोलते हैं, जाम नहीं होता है। तो जैम में क्या आएगा आपका, पहले तो आपका ज का साउंड आ रहा है, ठीक है। तो ज का साउंड देखो कौन सा है, ये आपका नहीं होगा दोनों, बिकॉज ये जो जे जो दिया है ये य के लिए होता है, ठीक है। तो दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, अब बचे दो। तो यहाँ पर अ जो है ये आ के लिए होता है, तो हमें पता है कि हम इसे जैम बोलते हैं, तो जैम में आपका ये वाला सिंबल आएगा, ए वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है स्टैंजा ऑफ 3 लाइन इज कॉल्ड। 3 लाइन स्टैंजा को क्या कहा जाता है, तो 3 लाइन स्टैंजा जो है उसको हम कहते हैं आपका टर्सेट होता है, ठीक है। तो क्वार्ट्रेन आपका हो जाएगा 4 लाइन्स जिसकी 4 लाइनें होती हैं, सेस्टेट जिसकी 6 लाइनें होती हैं, ऑक्टेव जिसकी 8 लाइनें होती हैं, और ऑक्टेव एंड सेस्टेट आर पार्ट्स ऑफ इटालियन सोनेट, ठीक है। तो यहाँ पे टर्सेट विल बी राइट। नेक्स्ट है द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर डैश ऑन लीव टुडे। अब यहाँ पर आर होगा, हैज होगा, इज होगा या हैव होगा। तो हमें पता है कि यहाँ पे द आर्टिकल का यूज किया गया है, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, यानी कि ये जो दोनों लोग हैं, जो कलेक्टर हैं और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, ये कोई एक ही इंसान है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज ऑन लीव टुडे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिकॉज ये सिंगुलर की बात कर रहा है। हो सकता है कि ये दोनों लोग क्या हैं, एक ही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, इज ऑन लीव टुडे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है एक्सपोजिशन इन ड्रामेटिक स्ट्रक्चर्स मीन्स। अब एक्सपोजिशन का मतलब क्या होता है, ड्रामेटिक स्ट्रक्चर में किसी भी प्लॉट स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं वहां पर एक्सपोजिशन जो होता है वो हमारा शुरुआती फेज होता है। तो यहाँ पे हमें पता है कि इस तरह से कुछ होता है जहाँ पे सबसे पहले एक्सपोजिशन है, उसके बाद राइजिंग एक्शन है, उसके बाद क्लाइमेक्स होता है, नेक्स्ट में फॉलिंग एंड लास्ट में क्या होता है, डेनुमा होता है। तो यहाँ पे 5 एक्ट में इसको डिवाइड किया गया है पूरे ड्रामेटिक स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपोजिशन इज रिलेटेड टू इंट्रोडक्टरी पार्ट, तो यहाँ पे सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोथॉन्ग्स हैव। मोनोथॉन्ग्स में की कैटेगरी जो है वो आपको बतानी है। तो हमें पता है कि मोनोथॉन्ग्स को हम क्या कहते हैं, सिंगल, और इसको हम प्योर भी बोलते हैं। और इसको कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया है, 5 लॉन्ग एंड 7 शॉर्ट वॉवल्स में। तो मोनोथॉन्ग्स टोटल आपके 12 होते हैं, जिसमें से आपके लॉन्ग वॉवल्स की संख्या 5 है और शॉर्ट वॉवल्स की संख्या 7 है। अगला क्वेश्चन है ईच ऑफ द गर्ल्स डैश केम विद बुक्स। अब यहां पर आपको बताना है कौन सा करेक्ट वर्ब यहां पर आएगा। ओके, तो ईच ऑफ द गर्ल्स, तो यहाँ पे देखो ईच ऑफ यूज हुआ है। अगर ईच ऑफ आ जाएगा, या फिर अगर मैं बोलूं ईदर ऑफ आ गया, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नीदर ऑफ आ गया, ईदर ऑफ आ गया, या फिर मैनी, या फिर एनी ऑफ, इस तरह से आ जाए, एनी ऑफ आ जाए, तो ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ वाले जो वर्ड्स होते हैं वो ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पे हैज केम विद बुक्स करेक्ट होगा, यानी हमारी जो वर्ब होगी वो टेंसेस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगा, ईच ऑफ के अकॉर्डिंग सिंगुलर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है डैश रिटन इन द ऑनर ऑफ समवन डिसीज्ड। किसको लिखा जाता है, किसी के डिसीज्ड पे। तो यहाँ पे डिसीज्ड का मतलब क्या होता है, किसी की मृत्यु, ठीक है। डिसीज का मतलब है किसी की मृत्यु हो जाना, और उसके ऑनर पे जो हम कविता लिखते हैं या शोक जाहिर करते हैं उसे हम कहते हैं एलिजी। तो यहाँ ऑप्शन
क्या होगा, बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए 37 में। 38 क्वेश्चन पे आ जाओ। इन ड्रामा अ soliloquy refers which of the following। अब यहाँ पे soliloquy का आपको मीनिंग बताना है, तो फटाफट से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है soliloquy। तो अ डायलॉग बिटवीन टू कैरेक्टर, दो लोगों के बीच में डायलॉग होता है soliloquy। तो यहाँ पे हमें पता है कि soliloquy का मतलब होता है जो एक इंसान कोई स्पीच दे रहा है, तो ए वाला हुआ नहीं। बी वाला है कि कैरेक्टर के फाइनल वर्ड्स होते हैं बिफोर डाइंग, तो ये भी नहीं होगा, पर मरने से पहले वो नहीं बोलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा कि अ स्पीच डिलीवर्ड बाय कैरेक्टर इंटेंडेड टू बी स्पोकन टू ओनली द ऑडियंस, यानी जो भी वो बोलता है वो अपनी फीलिंग्स को क्या करता है, अपनी इनर फीलिंग को एक्सप्रेस करता है अलाउड। तो याद रखना soliloquy में जो भी यहाँ पे कैरेक्टर है वो अलाउड अपने विचारों को बोलता है जोर जोर से और अपनी ही फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट है iambic pentameter, a rhyme scheme in which each sonnet line consists of। अब आपको बताने कि iambic pentameter में टोटल जो सोनेट लाइंस होती है वो कितनी होती है, तो यहाँ पे 10 सिलेबल्स होता है, ठीक है। तो आंसर इसका जो करेक्ट इसका जो बनेगा इस क्वेश्चन का वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। 10 सिलेबल्स लाइंस होती हैं टोटल। और आयम्बिक पेंटामीटर में अगर मैं बोलूं कि कितने फीट लाइंस होती है तो 5 फीट लाइन होती है, ठीक है। 5 आयम्बिक फीट होता है और टोटल जो लाइंस हैं, जो सिलेबल्स हैं वो 10 है। और अनस्ट्रेस्ड से स्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलो होता है, पहले अनस्ट्रेस्ड होता है उसके बाद जो आपका यहाँ पर सिलेबल है वो स्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलो होता है आयम्बिक में। और जितने भी सोनेट्स हैं उनको हम आयम्बिक पेंटामीटर में लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ड्रामा कंफ्लिक्ट इज। 40th क्वेश्चन कहता है कि जो ड्रामा है उसमें कंफ्लिक्ट क्या है। तो कंफ्लिक्ट क्या होता है, जहां पर जो कोई एक कैरेक्टर है या तो उसके अंतर मन में कोई कंफ्लिक्ट चल रहा है या फिर उस कैरेक्टर का दूसरे कैरेक्टर के साथ कोई कंफ्लिक्ट चल रहा है। तो कंफ्लिक्ट कैन बी इधर इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। तो इंटरनल कंफ्लिक्ट भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। देयर इज अ टेंशन और डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर अपोजिंग फोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंफ्लिक्ट के लिए। कंफ्लिक्ट इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी होता है। नेक्स्ट है द स्टोरीज कैन बी एक्टेड आउट इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस इज कॉल्ड। ऐसी कहानियां या ऐसा रिटन जो हमारा लिटरेचर का पार्ट है जिसको ऑडियंस के सामने हम एक्ट कर सकते हैं तो उसे कहते हैं हम ड्रामा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पर शॉर्ट स्टोरी भी स्टोरी होता है लेकिन शॉर्ट स्टोरी में एक्ट नहीं किया जाता, ठीक है। तो ड्रामा जो है उसकी इटमोलॉजी होती है कि ग्रीक के ड्रैन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है टू डू या टू एक्ट या फिर इसको हम एक्शन भी बोलते हैं। तो ड्रामा जो है जिसको ऑडियंस के सामने परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है रेमिडियल टीचिंग इज। रेमिडियल टीचिंग के बारे में बताना है। गिवन आफ्टर माइक्रो टीचिंग, आफ्टर स्कोरिंग हाई इन टेस्ट, गिवन आफ्टर अचीवमेंट टेस्ट या फिर गिवन आफ्टर डायग्नोस्टिक। तो हमें पता है कि रेमिडियल टीचिंग ऑलवेज हम डायग्नोस करने के बाद ही देते हैं। रेमिडियल टीचिंग का जो भी आधार होता है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। मतलब डायग्नोस का मतलब क्या है, निदान करना, जहां कारणों का आप पता लगा रहे हैं और उसको दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, रेमिडियल टीचिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देयर वॉज हैवी ट्रैफिक डैश वी वर डिलेड। अब आपको बताना है कौन सा यहाँ पे लिंकिंग वर्ड आएगा। देयर वॉज हैवी ट्रैफिक, दो वी वर डिलेड, सो, इफ या फॉर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो, ठीक है। सो वी वर लेट। अब सो जो है ये कंक्लूजन एक रिजल्ट को बता रहा है कि वहां पे ट्रैफिक ज्यादा था इसीलिए हम लेट हो गए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है Which of the following is not correct about communicative approach? कौन सा कम्युनिकेटिव के बारे में आपको यहाँ रॉन्ग लग रहा है। तो यहाँ पे 3 ही ऑप्शन दिए हुए हैं, देखते हैं। आई थिंक एक ऑप्शन यहाँ पे मिस हो गया है तो देख लेते हैं क्या होना चाहिए। नॉट करेक्ट बताना है, ठीक है। तो गलत वाला बताना है हमको, देख लेते हैं गलत क्या है। तो फ्लुएंसी होता है, बिल्कुल ठीक है। और बच्चों को कंटेंट पे मास्टरी दी जाती है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कंटेंट पे मास्टरी हम दे सकते हैं लेकिन यहाँ पर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली इसमें ऑप्शन नहीं है गाइस। तो मैं ऐसे ही बता देती हूँ कि जहां पे भी आपका स्ट्रक्चर पूछेगा, ड्रिल पूछेगा या फॉर्म पूछेगा, रूल पूछेगा, ये सब हम सीएलटी में फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है द टर्म कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इज डिफाइंड एज। अब कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस की डेफिनेशन आपको बतानी है, तो फटाफट से देखिए कि क्या इसमें होना चाहिए आप लोगों के अकॉर्डिंग। तो देख लो यहाँ पे क्या होगा, द इफेक्टिव यूज ऑफ लैंग्वेज इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। क्या हम यहाँ पर इफेक्टिव लैंग्वेज को यूज करते हैं सोशल कॉन्टेक्स्ट में, सामाजिक संदर्भ में भाषा को उपयोग करना ठीक है? बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस से ज्यादा ब्रॉडर लेवल पे हम नॉलेज देते हैं, ठीक है। ये भी लिंग्विस्टिक से ज्यादा हम कम्युनिकेशन पे यहाँ फोकस करते हैं, ठीक है, बी वाले का ये मतलब है। उसके बाद लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस के साथ साथ हम एप्रोप्रिएट यूज पर भी फोकस करते हैं। क्या हम दोनों पे फोकस करते हैं? बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे डी जो आप देख रहे हैं ये CLT के बारे में करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें सारी चीजों को फोकस किया जाएगा। अगला प्रश्न है which one of the following words end in a different sound? तो फटाफट देखो, सिटी, स्काई, बाय, ट्राई। तो ट्राई, बाय, स्काई, ए आई का साउंड है सब में, लेकिन जो सिटी है उसमें आई का साउंड है, ठीक है। तो सिटी में आई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो डिफरेंट साउंड है बाकी अदर से। नेक्स्ट है अ लैंग्वेज क्लासरूम इन विच चिल्ड्रन कमेंस विद देयर मदर टंग एंड देन आर टॉट एडिशनल लैंग्वेजेस कॉल्ड। अब देखो इस प्रश्न में बोला गया है कि ऐसी क्लासरूम जहां पर बच्चों को पहले हमने कमेंस किया, मतलब बच्चों को पहले मदर टंग में हमने संबंधित किया, उनको मदर टंग का ज्ञान कराया और उसके बाद हमने उनको एडिशनल लैंग्वेजेस का ज्ञान दिया, ठीक है। एंड देन आर टॉट, मतलब पहले मदर टंग में शुरू किया कोई भी टीचिंग और उसके बाद और भाषाओं को ऐड कर रहे हैं, यानी कि दिस इज रिलेटेड टू मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम की कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रुथलेस का करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन आपको बताना है, ठीक है। आप देख लो क्या होना चाहिए, रुथलेस का करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन। अब देखो यहाँ पे सारे ऑप्शन को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो लेस में पहली बात पीछे स आ रहा है, रुथलेस, तो ज होगा नहीं, यहाँ पे ज आ गया तो इसको आप डिलीट कर दो, 3 ऑप्शन बचे। अब यहाँ पे श ज आ रहा है, तो क्या रुथलेस में श ज का साउंड है? नहीं है, ये भी गया। अब बचे 2। अब ये ए जो है और ये जो ई दिया हुआ है इसका मतलब होता है ए, और इसका मतलब क्या होता है, ये जो ऐसे करके इसका मतलब होता है अ। तो यहाँ पे रूथलेस ना होके क्या बनेगा, रूथलेस, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका करेक्ट बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ शेल्टर का करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन देखो क्या होना चाहिए। तो शेल्टर में सबसे पहले श का साउंड आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, सब में है। उसके बाद ये देख लो यहाँ पे अ दिया हुआ है, तो शेल्टर होगा नहीं, ठीक है। इसमें ए दिया है, इसमें श ज दिया है, ये वाला जो है ये श ज वाला साउंड है। तो यहाँ पे शेल्टर में क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टीचिंग अ टीचर वेरी ऑफन यूजेस प्रॉबिंग क्वेश्चंस, क्लैरिफाई students ideas and concept, this may be linked with which of the following assessment procedures। किससे संबंधित है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टीचर जो है ड्यूरिंग कोर्स ऑफ टीचिंग, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात हो रही है, जहाँ पे वो बच्चों से प्रॉबिंग क्वेश्चन पूछ रहा है, उनके डाउट को क्लियर कर रहा है। तो ये जो असेसमेंट है ये किसका पार्ट हो जाएगा, सिंपली फॉर्मेटिव का पार्ट हो जाएगा, जहाँ पे टीचर ऑनगोइंग प्रोसेस में बच्चों की लर्निंग पे विचार कर रहा है, फीडबैक दे रहा है, रेमेडी कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है और उनके कंसेप्ट को अच्छा कर रहा है, ठीक है। और पीयर अगर होता तो वहां पे यहाँ पे कौन होते, स्टूडेंट्स होते, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही है, तो ऑप्शन सी विल बी राइट। नेक्स्ट है हाउ मेनी लॉन्ग मोनोफथोंग डज इंग्लिश हैव। लॉन्ग मोनोफथोंग की संख्या 51 क्वेश्चन में आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा, लॉन्ग वॉवल्स पूछ रहा है तो 5 हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। 8 क्या होते हैं इंग्लिश में, ग्लाइड होते हैं। 12 क्या है आपके प्योर वॉवल हैं, टोटल मोनोफथोंग 12 है। 7 जो है वो आपके शॉर्ट वॉवल्स हैं और 5 जो है वो आपके लॉन्ग वॉवल्स की संख्या होती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट की टेक्निक आपको बतानी है। तो टूल्स एंड टेक्निक्स बोथ आर डिफरेंट टर्म्स, तो यहाँ पर टेक्निक अलग होती है, टूल अलग होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रूब्रिक्स की और रेटिंग स्केल और चेकलिस्ट की, तो दीज आर टूल, ये सब क्या है, टूल्स हैं। और टेक्निक क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटरव्यू टेक्निक हो जाएगा। टेक्निक मतलब कि
आप हर तकनीक में टूल का यूज करते हो। जैसे आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप एक क्वेश्चन बना सकते हो, वो आपका टूल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्निक क्या हो जाएगी, इंटरव्यू हो जाएगी। नेक्स्ट है पेट्रार्कन सोनेट्स राइम स्कीम। पेट्रार्कन की राइम स्कीम क्या होगी, फटाफट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको मैं कहूंगी। पेट्रार्कन सोनेट जिसे हम क्या कहते हैं भाई, इटालियन भी बोलते हैं, इटालियन सोनेट भी इसे कहा जाता है, और इसे क्लासिकल भी कहा जाता है। और इसकी राइम स्कीम क्या होती है, जो कि दो कैटेगरी में डिवाइड की गई है, ऑक्टेव और सेस्टेट में। तो यहाँ पर आंसर क्या बना, इसका सी बना, ठीक है। ये जो आप सीडीई देख रहे हैं, यहाँ पर सीडीसी सीडीसी भी हो सकता है। तो ये जो है याद रखना है आपको इसका पैटर्न। ये जो सीडीई है इसे कहते हैं सेस्टेट, जो किसी सॉल्यूशन को बताता है। और ये जो एबीबीए है, ये आप देख रहे हो ना, दो आपके क्वार्टरेन है ये, और टोटल 8 लाइनें, तो ये ऑक्टेव होता है, जो किसी प्रॉब्लम को पहले बताता है, किसी कंफ्लिक्ट को ये सोनेट में बताता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, ब्लैंक वर्स इज आयम्बिक पेंटामीटर। ब्लैंक वर्स की बात की जा रही है। ब्लैंक वर्स क्या होता है, तो ब्लैंक वर्स आयम्बिक पेंटामीटर पोएम वो पोएम होती है जहां पर जो राइम है वो नहीं होती है, विदाउट एनी राइम जो कविता होती है, जिसमें राइमिंग पीछे वर्ड्स नहीं होते, कोई भी राइम नहीं होती, उसको हम ब्लैंक वर्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच of the following evaluation systems evaluation occurs informally during instructions। informally जो evaluation होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो informally होने वाला जो evaluation है उसे हम कहेंगे क्या, formative evaluation, ठीक है। जो formative है, जो evaluation informally तरीके से during instructions टीचर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटीग्रल अप्रोच ऑफ लैंग्वेज टेस्टिंग। लैंग्वेज टेस्टिंग में इंटीग्रल अप्रोच क्या होता है, तो इंटीग्रल अप्रोच का मतलब क्या है, जिसको इंटीग्रेटेड या एकीकृत अप्रोच भी कहते हैं, इसको हम होल अप्रोच भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है, हमारे कॉन्टेक्स्ट में, यानी लैंग्वेज जो संदर्भ में भाषा है उससे संबंधित है। तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट। अगला है, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट द पेपर टीचर टेक्स केयर ऑफ आइटम डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू दी। अब देखो इस क्वेश्चन में 57 क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर एक टीचर कोई टेस्ट प्रिपेयर कर रहा है तो वो किस चीज का ध्यान यहाँ पे रखेगा, सबसे पहले क्या जरूरी है उस टीचर के लिए, तो यहाँ पर सबसे जरूरी उसके लिए क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव जरूरी है, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट जरूरी नहीं है, ना ही नॉमिनेटिव इवैल्यूएटर जरूरी है, नंबर ऑफ कॉपीज भी जरूरी नहीं है। उद्देश्य का ध्यान में रख करके वो टेस्ट बनाएगा ना, वैलिडिटी का ध्यान रखेगा, यहाँ पे इसको वैलिड भी कहा जाता है कि भाई उद्देश्यों का ध्यान रख रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, द कैप्टन एज वेल एज हिज सोल्जर्स। अब यहाँ पर एज वेल एज का यूज किया गया है, एज वेल एज का यूज करके दो यहाँ पे सब्जेक्ट को जोड़ा गया है, और ये जो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे आ जाए अलोंग विद, ठीक है, एज वेल एज की जगह अगर मान लो कि अलोंग विद आ जाए, या फिर आ जाए टुगेदर विद, ठीक है, या फिर आ जाए कि विद आ जाए ओनली, या फिर आ जाए accompanied by आ जाए, या फिर आ जाए यहाँ पे besides आ जाए, इस तरह के वर्ड्स अगर आते हैं तो ऑलवेज जो आंसर होगा वो किसके अनुसार होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे कैप्टन है, तो सोल्जर्स के अकॉर्डिंग आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा कैप्टन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इज रेडी टू मार्च विल बी राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है, द सेंटेंस लेजी लिजर्ड लॉन्च्ड नियर द लेक। इसमें क्या है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि रिपीटिशन हो रही है, किसकी, कॉन्सोनेंट्स की रिपीटिशन हो रही है। जो आप इनिशियल लेटर देख रहे हैं उसकी रिपीटिशन यहाँ हो रही है, तो एल 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 रिपीट हो रहा है, यहाँ पर एलिट्रेशन हो जाएगा। एलिट्रेशन जिसको हम क्या बोलते हैं, हेड राइम भी बोलते हैं, ठीक है, हेड राइम या इनिशियल राइम। हेड राइम या इनिशियल राइम कहा जाता है, जो कि टंग ट्विस्टर्स में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, पीपल हु बाय स्टॉक्स आर नो डिफरेंट फ्रॉम पीपल हु बेट ऑन हॉर्स रेसिंग। अब यहाँ पे कौन सा फैलेसी है, लास्ट ईयर क्वेश्चन आपका आया हुआ था। तो देखो यहाँ पे जो फैलेसी है ये कौन सी है, कि आप एक कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है, आप दो लोगों में कंपैरिजन कर रहे हो। पहला ऐसा ग्रुप है जो स्टॉक खरीदते हैं स्टॉक मार्केट में, और दूसरा ऐसा ग्रुप है जो बेट लगाते हैं हॉर्स रेसिंग में।
सो देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू पीपल और टू ग्रुप ऑफ पीपल। तो यहाँ पर ये जो है ये आपका क्या हो जाएगा, एनालॉजी हो जाएगा। फैलेसी और फॉल्स एनालॉजी की बात हो रही है, आप एक कंपैरिजन कर रहे हो दोनों लोगों के बीच में और उस कंपैरिजन के आधार पर जो हम आंसर निकाल रहे हैं, जो कंक्लूजन निकाल रहे हैं, वो यहाँ गलत निकाल रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स एनालॉजी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 61 क्वेश्चन देखो, सेम वॉवल साउंड वाला पेयर कौन सा है? फटाफट देखो क्या होना चाहिए, सेम वॉवल साउंड। ठीक है, बुक, शूज, हेड, रेड, साइन, सिन या थ्रो, थ्री। अब देखो आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो इजीली पता चल जाएगा कि किसका साउंड अलग है, यानी किसका सेम है दोनों में। तो यहाँ पे हेड और रेड जो है, इन दोनों में आपका जो है ए का साउंड है, ये ए का साउंड है, हेड रेड। बाकी साइन में आई का साउंड है, सिन अलग है। ठीक है, तो यहाँ 20 का जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन कहता है, इन अ मैचिंग टेस्ट स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू। मैचिंग टाइप टेस्ट में बच्चों को क्या कहा जाता है, बेसिकली बच्चों का काम क्या होता है? तो मैचिंग टाइप टेस्ट जो है, पहली बात ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के अंदर आता है और इसमें क्या करते हैं बच्चे, मैच द रिलेटेड आइटम्स इन टू कॉलम्स, यानी दो कॉलम दिए हुए हैं, उसमें उनको रिलेटेड आइटम को क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ अन एजुकेट इवैल्यूएशन इज। एक अच्छे इवैल्यूएशन यानी एक उपयुक्त इवैल्यूएशन का क्या एक फीचर होता है? ठीक है, सो यहाँ पर है इररिस्पॉन्सिबल होना, बिल्कुल गलत। एग्नोस्टिक होना, इनहांस करना लर्निंग को, या हरास करना। हरास मतलब कि बच्चों को शोषण करना, ये भी नहीं होगा, दोनों नेगेटिव है। तो यहाँ पर सही क्या है दोनों ऑप्शन में से? तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन में से सबसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन जो है वो सी होगा, इट इनहांसेस लर्निंग। ये लर्निंग प्रोसेस को क्या करता है, इनहांस करता है। अगला क्वेश्चन है, इन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट स्टूडेंट्स। अब देखो फटाफट से ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की क्वालिटी पूछ रहा है कि यहाँ स्टूडेंट्स करते क्या है बेसिकली। तो पहली बात, इसके कुछ फायदे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के। पहली बात, ये जो टेस्ट होते हैं ये ज्यादा वैलिड, ज्यादा रिलायबल और ज्यादा ऑब्जेक्टिव माने जाते हैं। निष्पक्षता इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। इनको बनाना कैसा होता है, बहुत कठिन काम होता है और इसको मार्क करना बहुत इजी होता है। ठीक है, तो इसको मार्क करना क्या होता है, इजी होता है। और यहाँ पे कंटेंट मैटर को ना बहुत ज्यादा हद तक हम कवर कर लेते हैं, यानी कि अगर पूछा जाए कि सिलेबस को कम समय में कवर करना है तो कौन सा टेस्ट अच्छा है, ऑब्जेक्टिव अच्छा है, इजी टू मार्क। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि इजी टू मार्क क्या होता है, जिसको मार्क करना बहुत आसान हो, वहां पे आंसर क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव बनेगा। और कंटेंट मैटर को ये कवर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है उनको भी क्या करना पड़ता है, कंटेंट को बहुत ज्यादा स्टडी अच्छे से करना पड़ता है ऐसे टेस्ट को देने के लिए। जैसे कि एमसीक्यूज टेस्ट हो गया, तो हमें उस वैसे टेस्ट के लिए ऐसे टाइप की तुलना में ज्यादा पढ़ना पड़ता है। आगे बढ़ेंगे, शेक्सपियरियन सोनेट यूजुअली कंटेन्स। अब शेक्सपियरियन सोनेट के बारे में बताना है, तो हमें पता है कि शेक्सपियरियन सोनेट जिसे हम इंग्लिश भी बोलते हैं, तो इंग्लिश सोनेट पूछ रहा है। तो आपको याद रखना है कि इसको हमने डिवाइड किया है 3 क्वार्टरेन और 1 कपलेट में। क्वार्टरेन को हम स्टेंजा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या बना, 3 स्टेंजा एंड अ कपलेट। क्या बनेगा राइम स्कीम, ए बी ए बी, फिर सी डी सी डी, ई एफ और जी जी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, द वर्ड फर्दर मोर शोज। अब आपको बताना है फर्दर मोर जो वर्ड है वो क्या शो करता है, लिंकिंग डिवाइसेस से क्वेश्चन है। तो कंट्रास्ट नहीं होगा, कंट्रास्ट मतलब एक विरोधाभास को दिखा रहा है, एक विरोध दिखा रहा है सेंटेंस में। ये एडिशन को बताता है, फर्दर मोर या फिर इन एडिशन टू आ जाएगा, मोर ओवर आ जाएगा। ऐसे वर्ड्स क्या करते हैं, कोई ना कोई एडिशन को दिखाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज डैश इंटेलिजेंट डैश ब्रेव। अब यहाँ पे करेक्ट कंजंक्शन आपको बताना है, ही वॉज फ्रॉम इंटेलिजेंट टू ब्रेव, तो ये होगा नहीं, एप्रोप्रिएट कंजंक्शन हमको बताना है। तो यहाँ पे जो सही कंजंक्शन होगा क्या होगा, ही वॉज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो ब्रेव। वो ना केवल इंटेलिजेंट था बल्कि वो ब्रेव भी था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई मदर डैश स्कोल्ड मी इफ आई डोंट गो बैक ऑन टाइम। अब यहाँ पर आपको बताना है क्या आएगा करेक्ट मॉडल। तो माई मदर डैश स्कोल्ड मी, मेरी माँ जो है विल स्कोल्ड मी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि कंप्लीट एक सर्टेनिटी बताई जा रही है, फ्यूचर में कोई चीज होने वाली है, कंप्लीट सर्टेनिटी है कि ये होगा ही होगा। ठीक है, तो वहां पर विल को हम यूज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोसेस टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स लर्निंग स्टाइल्स
लर्निंग डिफिकल्टीज इन ऑर्डर टू इनहेंस देयर लर्निंग इज कॉल्ड। अब आपको बताना है कि यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है। बच्चों की लर्निंग स्टाइल को क्या किया जा रहा है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है, पहचान की जा रही है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, उनकी लर्निंग डिफिकल्टी को अच्छा किया जा रहा है और उनकी मतलब लर्निंग डिफिकल्टी को क्या किया जा रहा है, सुधार किया जा रहा है और इनहेंस किया जा रहा है उनकी लर्निंग को। तो दिस इज रिलेटेड टू असेसमेंट प्रोसेस। ये क्या है, एक असेसमेंट की प्रक्रिया होती है जहां पे आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ऑनगोइंग प्रोसेस में उसकी लर्निंग को अच्छा करते हैं पूरे साल जो हम कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। अब देखो सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है लैंग्वेज का, जहां से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बनेगा। अब देखो सिलेक्शन में क्या है कि चूज करना किसी पर्टिकुलर कोर्स को फॉर अ पर्टिकुलर क्लास। ग्रेडेशन का मतलब होता है कि किसी भी मैटर को क्या करना, सिंप्लीफाई करना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा फाइनली वो बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। यानी कि सारे ऑप्शन आप देख रहे हो ये सारे ही इसके अंदर आ जाएंगे। जब भी हम सिलेक्शन ग्रेडेशन करते हैं तो ऑर्डर ऑफ ईज से चलते हैं, यानी इजी टू डिफिकल्ट हम सिखाते हैं। उसके बाद हम वोकैबुलरी ग्रेडिंग भी करा रहे हैं, स्ट्रक्चरल ग्रेडिंग भी होती है जहां पे आप सेंटेंस के पैटर्न को सिखाते हो। वोकैबुलरी और बेसिक स्ट्रक्चर्स को पहले ही सिखाया जाता है, इजी चीजों को पहले सिखाया जाता है, तो यहाँ डी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम। रेमेडियल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, फटाफट आंसर करेंगे, क्या लग रहा है आपको इसका। टू प्रोवाइड लर्निंग सपोर्ट, क्या हम बच्चों को सपोर्ट करते हैं जो उनसे अच्छे नहीं है, अपने पीयर से जो लेग बिहाइंड है, तो हु आर नॉट गुड, नॉट एज गुड एज देयर पीयर्स, तो ये बिल्कुल ठीक है। ऐसे बच्चों पे किया जाता है, उन प्यूपिल्स पे किया जाता है जो पीछे हैं दूसरों से। इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम दिया जाता है, बिल्कुल ठीक है। आईईपी एक सपोर्ट है, सपोर्ट दिया जाता है, इंडिविजुअली फोकस किया जाता है। सिस्टमैटिक ट्रेनिंग टीचर प्रोवाइड करता है। तो यहाँ ऑल ऑफ दीज के साथ हम जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका बनेगा। आगे बढ़ेंगे 72 क्वेश्चन है कि डैश आर पॉपुलर बिकॉज दे इजी टू प्रिपेयर एंड टेक क्विक टू मार्क एंड प्रोवाइड अ क्वांटिफिएबल एंड कंक्रीट रिजल्ट्स। अब यहाँ पे किस टेस्ट की बात हो रही है, कौन से टेस्ट है जिनको बनाना आसान है एंड टेक एंड क्विक टू मार्क एंड प्रोवाइड करना क्वांटिफिएबल एंड कंक्रीट रिजल्ट। तो ऐसे होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, अचीवमेंट टेस्ट होगा या ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की क्वालिटी है कि भाई ये कंक्रीट रिजल्ट देते हैं, कोई ऐसे ब्लफिंग नहीं होती है इनमें, और इजी क्विक टू मार्क होते हैं ये, तो यहाँ पर वैलिड रिलायबल ये माने जाते हैं। तो यहाँ पे बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 73 क्वेश्चन कहता है रीडिंग यूज्ड बाय टीचर टू डायग्नोस प्रोनाउंसिएशन एरर्स ऑफ रेमेडियल पर्पसेस इज कॉल्ड। अब यहाँ पे आपसे बोला गया है कि रीडिंग यूज्ड बाय द टीचर टू डायग्नोस प्रोनाउंसिएशन एरर्स फॉर रेमेडियल पर्पसेस। अब यहाँ पे क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि अगर आपको बच्चों के प्रोनाउंसिएशन को सुधारना है और अगर आप वहां पर रेमेडियल प्रोवाइड रीडिंग में करना चाहते हैं तो किस प्रकार की रीडिंग हम यहाँ बच्चों को देंगे। ग्रुप रीडिंग देंगे, साइलेंट रीडिंग देंगे, इंडिविजुअल रीडिंग या सीरियस रीडिंग। तो यहाँ पे देखो प्रोनाउंसिएशन बोला गया है, यानी उनके उच्चारण को सुधारना है, तो साइलेंट रीडिंग का कोई काम नहीं है बिकॉज साइलेंट में उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं हो पाएगा। ग्रुप रीडिंग भी बहुत अच्छी नहीं है, उसको हम इंडिविजुअल रीडिंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। व्यक्तिगत तौर पर आप उसको ध्यान देंगे, जैसे आईईपी को फॉलो करता है रेमेडी, तो यहाँ पे भी क्या है कि व्यक्तिगत तरीके से बच्चा क्या करेगा, रीडिंग करेगा। आगे बढ़ेंगे कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग सेट्स इट्स गोल द टीचिंग ऑफ। अब सीएलटी का गोल क्या है, ठीक है, लेक्सिकल कंटेंट, टीचिंग ऑफ लेक्सिकल कंटेंट, ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस, कम्युनिकेटिव इवेंट्स या कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। तो गोल पूछा गया है, मेन लक्ष्य क्या है सीएलटी का, या हम कम्युनिकेटिव अप्रोच की बात करें तो जो मेन लक्ष्य है, मेन जो यहाँ पर एक एम होता है इसका, वो क्या होता है, टू प्रोवाइड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। एक संप्रेषणात्मक प्रवीणता को प्रोवाइड करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन कम्युनिकेटिव अप्रोच आर। कौन कौन सी एक्टिविटीज है जिनको हम फोकस करते हैं, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी बिल्कुल होती है। इसमें एक और वर्ड याद कर लो, इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक्टिविटी, ठीक है, जहां पे बच्चा गैदर करता है इंफॉर्मेशन को। जिक्सॉ एक्टिविटी भी है,
पजल्स वगैरह जहाँ पे बच्चा सॉल्व करता है वो सब है, और सर्वे में पार्टिसिपेट कर रहा है, पेयर ग्रुप में पार्टिसिपेट कर रहा है, कोलैबोरेटिव तरीके से यहाँ बच्चे सीखते हैं। ठीक है, तो ड्रिल मास्टरी नहीं कराते, हम कभी भी 4 वाला नहीं कराएंगे, तो 1 2 3 तीनों ही इसमें करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, कभी भी हम ड्रिल पे मास्टरी ओवर कंटेंट और मतलब फॉर्म फोकस टीचिंग हम यहाँ पे नहीं करते हैं, रूल की बात भी हम ज्यादा नहीं करते हैं, और यहाँ पर अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर्स पे फोकस भी नहीं होता। ठीक है, तो ड्रिल, स्ट्रक्चर्स, इन सबको क्या करना है, आपको अवॉइड करना है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। द रोल ऑफ टीचर इन सिस्टम ऑफ मल्टीलिंगुअल टीचिंग इज। अब मल्टीलिंगुअल टीचिंग की बात अगर हो रही है तो यहाँ पे टीचर का रोल क्या होगा, तो पहली बात जो मल्टीलिंगुअल है वो आपका क्या है, एक एसेट है, एक आपका टूल माना जाता है मल्टीलिंगुअलिज्म को, स्ट्रैटेजी मानी जाती है, रिसोर्स भी माना जाता है। तो यहाँ टीचर का रोल क्या होगा, तो यहाँ पे टीचर का रोल क्या होता है, फैसिलिटेटर करना और गाइडर का होता है। यहाँ पे टीचर बच्चों को क्या करता है, केवल गाइड करता है, उनको क्या करता है, उनकी लर्निंग में हेल्प करता है, इनको फैसिलिटेट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी राइट। 77 है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लैंग्वेज लर्निंग की, तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो पहला है फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक हैबिट्स, दूसरा है लर्निंग ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज, फिर है लैंग्वेज स्किल्स या सुटेबल ऑल। तो क्या यहाँ करेक्ट लग रहा है आपको? सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, हम यहाँ पे सारी चीजों का यहाँ पे ध्यान रखते हैं। जब भी हम बात करते हैं किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने की, तो वहां पर आपका लिंग्विस्टिक हैबिट को फॉर्म करना भी होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज को हम सिखाते हैं थ्रू ग्रामर, स्किल्स को भी सिखाया जाता है, तो सुटेबल ऑल यानी डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर फाइनली बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन है, द सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून कंटेन्स। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। दिस सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे सी की बात की गई है और उस सी को हर से डिनोट किया गया है, यानी प्रोनाउन का यूज किया गया है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा कि वो बेयर करती है, यानी यहाँ पर ह्यूमन क्वालिटी दी गई है सी को। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम एग्जांपल्स ऑफ एलिट्रेशन आर आल्सो कॉल्ड डैश बिकॉज दे आर डिफिकल्ट टू से। अब यहाँ पे क्या आएगा कि सम एग्जांपल्स ऑफ एलिट्रेशन आर आल्सो कॉल्ड, क्या कहा जाता है एलिट्रेशन को, और तो एलिट्रेशन मैंने आपसे डिस्कस किया था कि बहुत सारे नेम होते हैं, इसको हम हेड राइम भी बोलते हैं, बिकॉज ये आगे आने वाले वर्ड्स होते हैं किसी पोयम में, आगे जो फर्स्ट जो लेटर है, जो कॉन्सोनेंट है वो रिपीट करता है, इनिशियल राइम भी इसको कहते हैं, और यहाँ पे टंग ट्विस्टर्स इसका करेक्ट हो जाएगा। दे आर ऑल्सो कॉल्ड टंग ट्विस्टर्स, मतलब टंग ट्विस्टर्स में इनको उपयोग ज्यादा किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इज एन एबिलिटी टू। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस किस प्रकार की एबिलिटी होती है, तो यहाँ पर देख लो, यूज लैंग्वेज एक्यूरेटली, तो केवल एक्यूरेसी नहीं होता है, यहाँ पर कम्युनिकेशन जब भी आ जाता है तो वहां पर पैटर्न भी नहीं होगा, ग्रामेटिकल भी नहीं होगा, यहाँ पर एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी एक स्टूडेंट, एक पर्सन एक्सप्रेस कर रहा है अपनी अर्थ को या मीनिंग की बात जब हम करें, है ना, तो मीनिंग को यहाँ पे वो अर्थ को समझ पा रहा है, एक्सप्रेस कर पा रहा है, यूज कर पा रहा है, इंटरेक्शन कर पा रहा है, ये सब आपके कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस से रिलेटेड होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। 81 क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रेमिडियल टीचिंग। फटाफट से देखो कि कौन सा यहाँ पे सही है, और हमने लगभग बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो इसका देखो क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर है कि टीचर अडॉप्ट करता है करिकुलम को, तो बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर टीचर करिकुलम में जो भी चीजें हैं उनको अडॉप्ट करता है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है ना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल रिजिड करिकुलम है, करिकुलम फ्लेक्सिबल है जहाँ पे टीचर चेंजेस ला सकता है रेमिडियल टीचिंग करने के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर स्ट्रैटेजी को टीचर अपनाता है, बिल्कुल ठीक है, अलग अलग स्ट्रैटेजी को, इंटरेस्ट और मोटिवेशन को टीचर बनाए रखता है बच्चों के लिए, और जो सही से बच्चों ने नहीं सीखी उसको टीचर यहाँ सिखाता है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर डी वाला जो है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, हाई अचीवर्स को हम नहीं प्रोवाइड करते, रेमिडियल टीचिंग ऑलवेज स्लो लर्नर्स को दी जाती है, या कोई रिटार्डेड है ना, कोई डिसएडवांटेज है, उसको हम देते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट क्या है, ए बी सी, ऑप्शन क्या होगा इसका, डी करेक्ट होगा।
ABC तीनों ठीक है, लेकिन डी वाला जो है वो गलत है। हाई अचीवर्स को रेमेडी नहीं दी जाती है। रेमेडी हम ओनली स्लो लर्नर पे, उन बच्चों पे करते हैं जो एकेडमिकली कमजोर है, वीक है, जिनको लर्निंग में गैप है। ठीक है, आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव फीचर ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म इन इंडिया। अब मल्टीलिंगुअलिज्म का पॉजिटिव फीचर क्या है, अच्छी बात आपको देखनी है। तो पहली बात कि ये मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस को बढ़ाता है, बिल्कुल ठीक है। मेटालिंग्विस्टिक का मतलब होता है कि बच्चों की लैंग्वेज के प्रति उनकी अवेयरनेस अच्छी हो जाती है। यहाँ पे एक्सेप्ट करता है बच्चा अदर कम्युनिटी, अदर कल्चर को समझता है, एक्सेप्टेंस करता है, टॉलरेट करता है, ये भी ठीक है। रीजनल लैंग्वेजेस को यहाँ पे बच्चा अवॉइड करता है, ये गलत हो गया। ठीक है, रीजनल लैंग्वेज मतलब कि जो किसी क्षेत्रीय भाषा है उसको अवॉइड करके यहाँ पे बच्चा केवल इंग्लिश सीखता है, ये गलत है, बिकॉज ओनली इंग्लिश नहीं सिखाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट क्या है, शिफ्ट द फोकस भी नहीं होगा कि जो नई भाषा बच्चा मल्टीलिंगुअलिज्म में सीख रहा है उससे उसका फोकस शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, फोकस नहीं हटता है उसका। तो 1 और 2 इसका करेक्ट होगा ओनली। सही हमें बताना था पॉजिटिव फीचर क्या है, 1 और 2। तीसरा जो है वो पॉजिटिव नहीं है, बिकॉज तीसरे ऑप्शन में ये कहा गया कि यहाँ पे उसका जो फोकस है वो मल्टीलिंगुअलिज्म की वजह से उसका कहीं ध्यान भंग हो जाता है, तो ये गलत है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द प्लेसमेंट एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट आर। अब देखो जो ज्यादातर हमारे जो प्लेसमेंट टेस्ट होते हैं, प्लेसमेंट टेस्ट क्या होता है, ये आपके एफए का पार्ट होता है, जहां पर जैसे कि किसी बच्चे का एडमिशन लेने के लिए आप टेस्ट ले रहे हो, स्किल रिलेटेड जो हम टेस्ट लेते हैं, जैसे आपने कोई एंट्रेंस टेस्ट दिया, बीएड में एडमिशन के लिए आपने कोई टेस्ट दिया, वो क्या है, प्लेसमेंट है। तो प्लेसमेंट और प्रोफिशिएंसी क्या होता है, जो आप लैंग्वेज की स्किल्स में ओवरऑल करते हो अटेनमेंट को देखने के लिए, तो ये दोनों नॉर्म रेफरेंट टेस्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, किसके अंदर आते हैं, नॉर्म रेफरेंट टेस्ट जो होते हैं उसमें आपका प्लेसमेंट और प्रोफिशिएंसी आता है। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। 84 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर रिलेटेड टू मेडिवल ड्रामा। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेडिवल ड्रामा से रिलेटेड इनमें से क्या होगा। तो मेडिवल ड्रामा क्या है, जहां पे आप रिलीजियस चीजों को दिखा रहे थे, जहां पे चर्च आ जाता है, जो भी रिलीजियस है, ठीक है, रिलीजियस चीजें हैं, या फिर मैं बोलूं चर्च की बात जहां की जाए, तो ये तीनों ही प्ले जो हैं दीज आर रिलेटेड टू मेडिवल ड्रामा। ठीक है, मेडिवल ड्रामा में मिस्ट्री प्ले, मेडिकल प्ले एंड मोरालिटी प्ले, तीनों ही प्रकार के प्ले जो हैं उसको यहाँ पे दिखाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। कॉमन थीम इन एलिजीज, एलिजी की कॉमन थीम क्या होगी, तो एलिजी आपको पता है एलिगोस, लेमेंट है ना, लेमेंट ऑफ द डेड ऑफ समवन, इस तरह से हम बोलते हैं। तो सारी चीजें यहाँ पे एलिजी का क्या है, थीम है। पर्सनल लॉस को दिखाया जाता है, डेथ, किसी की मृत्यु पे लिखी जाने वाली शोक कविता है, विलाप है ना, इनवेटिबिलिटी ऑफ डेथ का यहाँ पे जिक्र किया जाता है कि मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता है ना। सॉरो को दिखाया जा रहा है, ग्रीफ को दिखाया जा रहा है, यहाँ पे सोलेस को दिखाया जाता है। ठीक है, सोलेस मतलब कंसोलेशन, यहाँ पे सांत्वना दिया जाता है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको राइम स्कीम बतानी है, इसकी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको कहूंगी, फटाफट देखो किसकी राइम स्कीम ये आपको लग रही है, क्लासिकल की है, इटालियन की है, इंग्लिश की है या कर्टल की है। तो देखो क्लासिकल की हमको पता है, एबीबीए वाला था। ठीक है, एबीबीए, सीडीसी, ठीक है, ये था क्लासिकल का। तो क्लासिकल इटालियन सेम है। इंग्लिश का क्या था, ए बी, फिर सीडी, ईएफ वाला जो था वो इंग्लिश का था। तो यहाँ पे बचा क्या, कर्टल, ये कर्टल की बात कर रहा है। तो कर्टल सोनेट जो है, जिसको 10.5 लाइन पोएम कहा जाता है, 11 लाइन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो लास्ट वाला ये जो लास्ट में आपका राइम बच जाता है, इसको टेल कहा जाता है। ठीक है, तो कर्टल सोनेट की राइम स्कीम है ये एबीसी, फिर डीसीबी, ये क्या है, कर्टल सोनेट है। ठीक है, इसकी स्कीम आपको याद रखनी है। ये जो डीसीबी है, कई बार यहाँ पे डीवीसी हो जाता है, तो ये थोड़ा सा पीछे चेंज होता है इसमें, ये आप जरूर देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 88 क्वेश्चन पे। 88 है, द एक्टर एंड डायरेक्टर डैश इन द ऑफिस। अब यहाँ पे करेक्ट आपको बताना है क्या आएगा, तो द एक्टर एंड डायरेक्टर। अब देखो यहाँ पे आर्टिकल जुड़ा हुआ है, द एक्टर एंड डायरेक्टर। हमें एक रूल पता है कि जब भी एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो ऑलवेज हमारी वर्ब क्या आती है, प्लूरल आती है। हमें पता है कि एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हों, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, तो वर्ब क्या आती है, प्लूरल आती है। लेकिन यहाँ पर वर्ब प्लूरल नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर
आर्टिकल जो है यहाँ पे द एक्टर की बात की जा रही है एंड डायरेक्टर की बात की जा रही है, तो ये किसी एक की बात कर रहा है, तो इज इन द ऑफिस इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे द एक्टर एंड मैं अगर यहाँ पे द लगा देती तो यहाँ पे आंसर क्या बनता, आर लगता। ठीक है, तो अगर द है दोनों में तो प्लूरल लगाएंगे, और अगर ओनली द दिया हुआ है ना तो वहां पे वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये किसी एक पर्सन की बात हो रही है, इसलिए इज विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यू डैश यूज माई कार। अब यहाँ पे इनफॉर्मल परमिशन हमें किसी से लेनी है, तो जब भी हम बात करते हैं परमिशन के लिए, तो परमिशन में हम या तो कैन का यूज कर सकते हैं या हम मे का यूज यहाँ पे कर सकते हैं, और भी बहुत है, हम कुड भी यूज कर सकते हैं, वुड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इन दोनों की बात यहाँ पे करेंगे। अगर मैं बोलूं फॉर्मल परमिशन लेने के लिए तो वहां मे यूज हो जाएगा, और इनफॉर्मली किसी से आप परमिशन ले रहे हैं, कोई इनफॉर्मली आप किसी से बात कर रहे हैं, वहां पर हम कैन यूज करेंगे। तो यहाँ पे इनफॉर्मल के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ कैन का यूज करेंगे कि यू कैन यूज माई कार। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, बी हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, 91 क्वेश्चन है in dash in which the poet grieves over human destiny or over some aspect of contemporary life and literature. So इसमें क्या करेक्ट होगा, कौन सी एलिजी की बात हो रही है, पर्सनल, इम्पर्सनल, पैस्ट्रल या फिर ऑल ऑफ दी अबव। क्या बोला गया कि पोइट जो है वो ग्रीव कर रहा है, यानी ग्रीव करना यानी एक सैडनेस या लॉस को बता रहा है, दुख को जाहिर कर रहा है, और जो उसका दुख है वो ह्यूमन डेस्टिनी पर है, उसका कंटेम्परेरी वर्ल्ड एंड लाइफ एंड लिटरेचर से रिलेटेड एक ग्रीव है। तो ये क्या है, इम्पर्सनल एलिजी का टाइप है। पर्सनल एलिजी जिसको हम सब्जेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है, जो किसी रिलेटिव, नियर एंड डियर की बात करता है। इम्पर्सनल जिसको हम ऑब्जेक्टिव एलिजी भी बोलते हैं, तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव एलिजी है। पेस्टोरल एलिजी क्या होता है, जहां पे शेपर्ड होते हैं, रूरल एरिया, रस्टिक एरिया को दिखाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर इसका क्या बना, इम्पर्सनल का ऑप्शन बी बना। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। 92 a dash is primarily characterized through its use of religious subject matters. रिलीजियस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड कौन सा होगा, तो हमने डिस्कस किया कि रिलीजियस जो चीजें हैं जो दिखाई जाती हैं वो मेडिवल ड्रामा में दिखाया गया, तो मेडिवल ड्रामा इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी देखो यहाँ पर ना एक मॉडर्न ड्रामा आया है, मॉडर्न ड्रामा अगर पूछेगा तो यहाँ पे क्या दिखाया जाता है, जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, जो आजकल की जो वर्ल्ड है, जो पॉलिटिकल चीजें हैं, इकोनॉमिकल चीजें हैं, सोशल चीजें हैं, उनको मॉडर्न ड्रामा में दिखाया जाता है। ठीक है, आजकल का है थोड़ा। और एलिजाबेथन ड्रामा में एक किसी पर्टिकुलर किसी हीरो की बात की जा रही है, उसके खुद के एस्पिरेशंस की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मिडिवल इसका करेक्ट आंसर फाइनली बनेगा। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ सोनेट। सोनेट का क्राइटेरिया क्या नहीं है, तो 14 लाइनों की पोएम होती है सोनेट, बिल्कुल ठीक है। सोनेट जो है ये इटालियन शब्द से आया है। ठीक है, तो इटालियन वर्ड सोनेटो से आया है। ठीक है, इटालियन वर्ड सोनेटो से आया है, और यहां पर इसके साउंड डिवाइसेस नहीं होती है, तो बी वाला गलत है, बाकी सारे ठीक है। राइम स्कीम है, रिदम है, और लाइंस होती हैं इसमें 14 आयम्बिक पेंटामीटर में सोनेट को लिखा जाता है। सोनेट की थीम पूछी जाती है, लव थीम है। ठीक है, सोनेट की 14 लाइन की पोएम है, आयम्बिक पेंटामीटर है, ये सब आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। हाउ मेनी फीट आर देयर इन अ पेंटामीटर। पेंटामीटर में कितने फीट होते हैं, तो पेंटामीटर जैसे कि आयम्बिक पेंटामीटर है, ठीक है, तो इसमें जो फीट है वो 5 फीट होते हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या बना, इसका सी बना। आगे बढ़ते हैं। ड्रामा ड्राइव्स फ्रॉम द 2 एंशिएंट सोर्सेस। ड्रामा को अगर मैं बोलूं कि कहां से ड्राइव हुआ है, तो देखो ड्रामा की एटिमोलॉजी है जो ग्रीक शब्द से आया है। ठीक है, ग्रीक वर्ड ड्रैन से आया है, और जो यहाँ पर ड्रामा को शुरुआत में जो स्रोत माना जाता है वो क्या माना जाता है, रिचुअल माना जाता है। ठीक है, तो इसका बी आंसर होगा। ड्रामा में शुरुआती समय में ना रिचुअल को बहुत ज्यादा दिखाया जाता था, जो रीति रिवाज होते हैं किसी फेस्टिवल में, है ना, कोई त्योहार है, उसके रीति रिवाज को दिखाना और स्टोरी टेलिंग, दोनों चीजें ड्रामा में होती थी। एंशिएंट सोर्सेस ड्रामा का रिचुअल माना जाता है। स्रोत पूछूं अगर मैं, स्रोत क्या है, तो स्रोत क्या है, रिचुअल है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है व्हाट मेक्स अ पेस्टोरल एलिजी। पेस्टोरल एलिजी के बारे में बताना है। इट इंक्लूड्स अ शीप। क्या इसमें एक शीप होता है,
डिस्क्राइब्स द कैरेक्टर्स एट शेपर्ड, यहाँ पर शेपर्ड को दिखाया जाता है, जो चरवाहे होते हैं, जो गांव वगैरह में गाय भैंस और जो जानवर हैं उनको चरते हैं। चर्च में इसको दिखाया जाता है या ऑल। तो यहाँ पे देखो आंसर क्या बना, इसका ऑप्शन ओनली बी बना। ठीक है, शेपर्ड को दिखाया जा रहा है और पेस्टोरेलिजी में रूरल एरिया को दिखाया जाता है, जो रूरल है, जो रस्टिक है, यानी गांव देहाती जो क्षेत्र है, गांव वगैरह ग्रामीण क्षेत्र है, उसको दिखाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 97 है वोल्टा इन अ सोनेट। सोनेट में वोल्टा क्या होता है, तो वोल्टा किसको कहते हैं, जो आपके इटालियन सोनेट में आप देखोगे 9th लाइन से जो स्टार्ट होता है, यानी 8th लाइन तक तो आपका ऑक्टेव हुआ जो किसी प्रॉब्लम को बता रहा था, और जो 9वीं लाइन होती है वहां पर हम क्या करते हैं कि 9th लाइन से कोई इफेक्ट जो है वो चेंज है। ठीक है, तो डाइवर्जिंग इफेक्ट, जो इफेक्ट था वो बदल जाता है, यानी कि प्रॉब्लम से हम सॉल्यूशन पे जा रहे हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम थी ऑक्टेव में, तो ऑक्टेव प्रॉब्लम को बताता है, और सेस्टेट क्या बताता है, सॉल्यूशन को दिखाता है। तो सेस्टेट में जो 9वीं लाइन है जहां से सेस्टेट शुरू है उसको हम वोल्टा कहते हैं। ठीक है, इसको हम टर्न भी बोलते हैं, वोल्टा को टर्न भी कहा जाता है, टर्न इन थॉट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 98 क्वेश्चन है एक्सप्लिसिट कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स। अब देखो कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे, लेकिन एक्सप्लिसिट हो रहा है। एक्सप्लिसिट कंपैरिजन इज रिलेटेड टू सिमिली, जहां पर दो अनलाइक चीजों में लाइक और एज और सो का यूज करके हम क्या करते हैं, दो अलग अलग चीजों में कंपैरिजन करते हैं। अगर मेटाफर बोलूं तो क्या हो जाता है, मेटाफर इम्प्लिसिट हो जाता है। ठीक है, कंडेंस्ड सिमिली भी इसको हम कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, इम्प्लाइड सिमिली। ठीक है, इम्प्लाइड भी कहा जाता है। तो ये यहां पे हो जाएगा सिमिली इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। 99 क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर द क्राइटेरिया इन विच लैंग्वेज टेस्ट शुड बी केयरफुली डिजाइंड। अगर किसी लैंग्वेज टेस्ट को हम डिजाइन कर रहे हैं तो क्या क्राइटेरिया है जिसको हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा करेक्ट, यहाँ पर रिलायबिलिटी, वैलिडिटी होगा, स्कोरेबल और इकोनॉमी देखेंगे, टाइम का, एडमिनिस्ट्रेटर देखेंगे या ऑल। तो यहाँ पे देखो सब पे हम फोकस करेंगे, बिकॉज दीज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेस्ट। एक अच्छे टेस्ट की क्वालिटी क्या होती है, तो एडमिनिस्टर करना इजी होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, टेस्ट को रिलायबल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, एम्बिग्यूटी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बना, ऑप्शन डी बना। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज के सेशन का हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है कि एक टीचर का क्या टास्क होता है कम्युनिकेटिव अप्रोच में। तो फटाफट से देखिए आपको क्या लग रहा है 100वें क्वेश्चन का आंसर। तो नीड्स एनालिसिस टीचर करता है, तो बिल्कुल ठीक है ना। आप आवश्यकताओं को जानते हैं, एनालिसिस करते हैं कि बच्चों को नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को आगे ट्रांसफर करते हैं। गैप एक्टिविटी होती है, बिल्कुल रोल प्ले भी होता है, लेकिन एक्सेसिव प्रैक्टिस एंड ड्रिल सेशंस हम सीएलटी में नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 वाला नहीं होगा, ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों ही इसके क्या है, सही जवाब है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। ठीक है, सो गाइज यहाँ पर हमारे 100 क्वेश्चन अब कंप्लीट होते हैं, एंड आई थिंक 1 आवर में हमने पूरे 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। अगर आपने 1 घंटे में 100 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिया है बहुत बेहतरीन तरीके से। सेशन कैसा लगता है इसको जरूर आप लोग मुझे कमेंट में बताएं। आप लोगों का मोटिवेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो भी जितनी भी मेहनत लगी है ये बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएगी अगर आप जो भी अपना फीडबैक है, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, जरूर दीजिए। एंड इसको आप ज्यादा से ज्यादा लास्ट टाइम पे अपने दोस्तों में जरूर इसको शेयर करिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। ऑल द बेस्ट सभी को, तैयारी करते रहिए। जो भी समय बचेगा उसमें मैं एक लाइव जरूर लूंगी आप लोगों के लिए लास्ट टाइम पे। ठीक है, तो बाय बाय सभी को, मिलते हैं। कीप वॉचिंग, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू दिस चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स एंड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग।